हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये यूटेट पेपर 2 एसएसटी से रहने वाली है। और इस क्लास में हम जो यूटेट का अभी वर्तमान समय में 2025 में पेपर हुआ है उसकी आंसर की को समझने वाले हैं। और ये जो हमारा पेपर सेट रहने वाला है ये पेपर सेट ए रहने वाला है। ठीक है, तो जिनका तो पेपर सेट ए होगा पेपर में तो उनके लिए तो जो प्रश्न है सीधे वो इसी क्रम में मिलेंगे। लेकिन जिनका पेपर सेट बी सी डी इस प्रकार से होगा उनके जो प्रश्न है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो वो अपने प्रश्नों को देखते जाएंगे कि आपका 91 नंबर जो यहाँ पर प्रश्न है ये कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं साथियों क्लास की आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है साथियों कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाला परामर्श उनके लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होते हैं या बाध्यकारी नहीं होते हैं, या श्रेणी की प्रवृत्ति पर बाध्यकारी। और अगला है डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रपति क्या नहीं होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 92। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 92 है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर प्रत्येक मतदाता को प्राप्त केवल एक वरीयता देना, कि मतलब एक वोट दे सकता है या दो वोट दे सकते हैं। और अगला सी है कि स्थान के भरे जाने से एक कम वरीयता दिया जाना। और अगला है कि जितने प्रत्याशी हो उतनी वरीयता दिया जाना। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा कि जितने प्रत्याशी हो उतनी वरीयता दिया जाना। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों जो एकल संक्रमणीय पद्धति होते हैं कि मान लो कि राष्ट्रपति चुनाव में चार उम्मीदवार है। ठीक है, चार उम्मीदवार है, ए बी सी डी चार उम्मीदवार है। तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब हम और आप तो वोट नहीं दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट देता है, जैसे दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और इसी प्रकार से जो विधानसभाएं हैं उनके जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में वोट करते हैं। यानी विधानसभा का मतलब विधायक हो जाएंगे। ठीक है, वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट करते हैं तो वो चारों को वोट दे सकते हैं। जैसे मान लो कि उनकी पहली वरीयता कौन होंगी, बी होंगी, तो पहली वरीयता बी और दूसरी ए, इस प्रकार से वो क्या कर सकते हैं, चारों को वोट दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 93। निम्नांकित में से कौन अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 94। आइए समझते हैं कि निम्नांकित में से किस वर्ष सालवाई की संधि हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो बी है 1782 वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 95। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 95 है कि 1979 में मंडल कमीशन की नियुक्ति किस सरकार द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा जनता पार्टी द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 96। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 96 के निम्न पर विचार कीजिए कि उपरोक्त कौन से राष्ट्रीय एकता के मार्ग में क्या है, बाधक है। दोस्तों जातिवाद भी क्या राष्ट्रीय एकता में बाधक है और सांप्रदायिकता भी बाधक है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता बाधक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता में क्या होता है, जो राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष होता है वो सभी धर्मों को एक समान मानता है, और जब सभी धर्मों को एक समान मानेंगे तो ये बाधक नहीं होगा। और दूसरा और तीसरा दोनों बाधक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। मतलब दूसरा और तीसरा ये क्या हो जाएंगे, बाधक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और ये जो दोस्तों प्रश्न पत्र था ये उतना आसान भी नहीं था और उतना कठिन भी नहीं था। कुछ प्रश्न इस प्रकार से डाले गए थे जो हम कह सकते हैं कि जो सिलेबस है, सिलेबस से भी इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा और बढ़ा कर दिया था। ठीक है, ऐसे सिलेबस तो क्या रहता है कि कक्षा 6 से 8 तक का रहता है, लेकिन इन्होंने जो प्रश्न पत्र में प्रश्न डाले हैं वो
कक्षा 8 के सिलेबस से तो कहीं बढ़कर कह सकते हैं, या इसका जो लेवल है वो उनसे बढ़कर कह सकते हैं, ठीक है। फिर भी जो हमने क्लासें करी थी उनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपने उन क्लासों को अच्छे से देखा होगा तो भी आप इस पेपर को क्या कर रहे होंगे, इस पेपर में अच्छे नंबर ला रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 97 है, प्रश्न नंबर 97 है कि निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 98 कि निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम अवधारणा का प्रयोग विशेष उदाहरण से, पहले हम उदाहरण दे रहे हैं और फिर हम सामान्य निष्कर्ष की ओर पहुंचते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न भी हमने करा था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आगमनात्मक जो अवधारणा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रकार का प्रश्न साथियों सीटेट में भी पूछा जाता है, और ये सीडीपी में भी पूछा जाता है, हिंदी में भी पूछा जाता है, और एसएसटी में भी पूछा जाता है। यही प्रश्न आपको अलग अलग सेट में अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। हिंदी में भी यही प्रश्न पूछा जाता है, और सीडीपी में भी अगर आपके पास लैंग्वेज 2 के रूप में संस्कृत हो या इंग्लिश हो, तो ये प्रश्न दोनों में ही, या ये कह सकते हैं कि आपको सीडीपी में पूछा जा सकता है, हिंदी में भी और एसएसटी में भी, और अगर आपके पास सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश या संस्कृत है उनमें भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, ये प्रश्न भी आसान है और ये प्रश्न भी हमने करे थे, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न भी हमने करे थे। तो दोस्तों प्रश्न है कि 14 वर्ष से कम जो आयु के बच्चे हैं उन्हें कारखाने या किसी भी प्रकार का जो जोखिम भरा कार्य है वो नहीं कराया जा सकता है, ऐसा वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 में किया गया है। ये हमने बहुत अच्छे से समझा था और साथ में हमने ये वाले अनुच्छेद भी समझे थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 100, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 100 है कि निम्न में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा पारित विषय को पुनर्विचार हेतु भेजने की शक्ति प्रदान की जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो डी है, 44वां जो संविधान संशोधन है इसमें इस चीज का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 100, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 100 है कि भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें भारत का जो वित्त आयोग है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है, केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का वितरण करना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। और ये जो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न देख रहे हैं, तो जब फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें आपके या तो 2 या 3 प्रश्न ऊपर हो सकते हैं या नीचे हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हम ये आंसर की कर रहे हैं तो ये 100% डिटो रहने वाली है। इसमें से 2 या 3 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके, या 2 या 3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर जो दोस्तों 102 है, 102 है कि एक शिक्षिका छात्रों को एक तालिका बनाने का सुझाव देती है जिसमें एक छात्र द्वारा एक सप्ताह में उपयोग की गई पानी की बाल्टियों की संख्या दर्ज हो। इस गतिविधि के बाद वह जल उपयोग और संरक्षण पर क्या कर रही है, चर्चा शुरू कर रही है, ठीक है। तो दोस्तों बताया गया है कि शिक्षिका कक्षा में सीखने की किस पद्धति को प्रोत्साहित कर रही है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। और कहीं कहीं पर इसका जो आंसर है वो ए भी बताया जा रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, 103, आइए समझते हैं। प्रश्न है साथियों की लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित की गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी हम अच्छे से समझे थे, तो इसका भी जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, 20, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 104, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 104 है कि कानून का समान संरक्षण का आशय
तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और अगर दोस्तों हम बात करें कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहने वाला है, आइए देखते हैं कि सभी कानून समान प्रकृति के हो, और अगला है कि सभी कानून एक समान लागू करना, और अगला हो जाएगा कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, और उपरोक्त डी तो कानून का समान संरक्षण। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 105, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 105 है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो सी है, ठीक है, 72 या 72। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 106, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 106 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, बाकी तो ये तीनों क्या है, मौलिक कर्तव्य है, लेकिन अगर हम बात करें कि आम चुनाव में जो मतदान करना, ठीक है, तो दोस्तों ये क्या नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर था। ठीक है, अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 107, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 107 है कि निम्नांकित में से कौन लोक हितवादी कहलाता है, ठीक है, या कहलाता था। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 108, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 108 है कि निम्न में से किसके द्वारा मौलिक अधिकारों पर तर्कसंगत रोक लगाई जा सकती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है, संसद के द्वारा लगाई जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 109, आइए समझते हैं। प्रश्न के आकार को हल्का सा छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 110 है, 109 है कि भारत में रहने वाला अमेरिका नागरिक किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 110, तो 110 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के सामाजिक गुणों का प्रकार नहीं है। तो अगर हम बात करें कि जो विषय है की जो रुचि है ये भी क्या नहीं है, सामाजिक गुण नहीं है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें पक्षपात रहित व्यवहार, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए मेरे हिसाब से ज़्यादा सही हो सकता है, तो हो सकता है कि बी भी सही हो, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है वो ऑप्शन नंबर ए सही लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्न में से सामाजिक विज्ञान का कौन सा वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन शासन और शक्ति से संबंधित है। तो दोस्तों अगर हम इससे पहले वाला प्रश्न देखें, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें शासन से मतलब शक्ति संबंधित, तो दोस्तों इसके हिसाब से सी लग रहा है। तो मेरे हिसाब से जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, तो वो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, और हो सकता है कि सी भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ए होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 112, आइए समझते हैं। और ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का सदस्य है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है कि कौन राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का सदस्य है लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले सकता। तो दोस्तों अगर हम बात करें राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के जो सदस्य हैं वो ऊपर के 3 हैं। और अगर हम बात करें विधान जो परिषद है, ठीक है, विधान परिषद दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन मंडल में ही भाग नहीं लेते। तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही बार हो गया। अगर हम बात करें महाभियोग, तो महाभियोग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाग लेती है, लेकिन राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो भाग नहीं लेती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या होना चाहिए, सही उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होना चाहिए। डी पहले ही कट गया भाई, क्योंकि डी किसमें भाग नहीं लेता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं ले सकता है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दोस्तों लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जो विधान सभाएं हैं, विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, वो भाग लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 113, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 113 है दोस्तों कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा 1 माह के अंतर्गत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 114, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 114 है दोस्तों कि निम्नांकित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो बी है 1929 में। ठीक है, आइए समझते हैं कि निम्नांकित में से किसने शिक्षा के अधिक परंपरागत आदर्शों के प्रचार के लिए हरिद्वार के समीप गुरुकुल की स्थापना की? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो सी है स्वामी श्रद्धानंद सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 116, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 116 है कि गतिविधि आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को बनाते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आनंददायक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 117, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 117 है कि निम्नांकित में से किस क्षेत्र में श्री नारायण गुरु ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया था? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो जाति पार्टियां हैं, तो दोस्तों जाति प्रथा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों जाति प्रथा, इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 118, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 118 है कि निम्न में से कौन नागरिकता को प्राप्त करने तथा नागरिकता समाप्त करने के लिए भारत में प्रावधान करता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संसद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 119, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 119 है कि भारत के किस राज्य में अक्टूबर 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज का जो क्रियान्वयन है वो होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है 120, आइए देखते हैं समझते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो राज्यसभा है, राज्यसभा दोस्तों इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 121, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 121 है दोस्तों कि निम्नांकित में से किसने परीक्षा प्रणाली के सुधार के लिए निष्पादित परीक्षाओं के निर्माण में पाठ्य पुस्तक के बजाय उद्देश्यों को महत्व दिया? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 122, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 122 है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या आंकड़ा डेटा का सबसे व्यापक स्रोत है? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो बी है जनगणना, इसका क्या है? सबसे व्यापक स्रोत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 123, आइए समझते हैं। प्रश्न है कि कर मांडेक खाई निम्न में से किस महासागर में है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है प्रशांत महासागर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 124, आइए समझते हैं। प्रश्न के आकार को हल्का सा छोटा कर देते हैं ताकि हमें प्रश्न पूरा दिख पाए। साथियों प्रश्न है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का क्या करना है? मिलान करते हुए
अपने उत्तर को क्या करना है, हमने सही करना है या कूटों से क्या करना है, छांटिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 125, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 125 है दोस्तों कि निम्नांकित में से कौन सा वातावरण निवेश प्रक्रिया से संबंधित है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, मरुस्थलीय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मानक समय निर्धारित करती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 127, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 127 है कि गौंड अनुसूचित जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख अनुसूचित जनजाति है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर जो सी है मध्य प्रदेश, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 128, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 128 है कि निम्नांकित में से किसने गणित के क्षेत्र से संबंधित पुस्तक लीलावती की रचना की। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 129, आइए समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो ए है कनारी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 130, आइए समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 131, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 131 है दोस्तों कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी 6 भ्रंश रेखा लघु हिमालय एवं महान हिमालय के बीच स्थित है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 132, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 132 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए सर्वाधिक योगदान दे सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर जो बी है पादप विज्ञान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 133, आइए समझते हैं। प्रश्न है साथियों कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, पहले हमें राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और फिर उनका क्या दिया गया है, स्थापना वर्ष दिया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे मान लो कि कार्बेट का जो सही मिलान हो जाएगा वो 1936, क्योंकि यही क्या है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है इनमें से। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 134, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 134 है कि प्राथमिक आंकड़ा या डेटा संग्रहण विधियों के सही संयोजन की पहचान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की क्या करनी है, हमें पहचान करनी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो इसका भी जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों क्या है, डी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये क्या है, सारे के सारे प्राथमिक आंकड़े हैं, लेकिन जो तीसरा है, तीसरा प्राथमिक आंकड़ा नहीं है। तो जब नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 135, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 135 है साथियों कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं या वन क्षेत्र प्रतिशत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा, पिथौरागढ़। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 136, आइए समझते हैं कि छात्रों में स्वतंत्रता संग्राम के कारणों की व्याख्या करने की क्षमता है। इस कथन के संदर्भ में RCEM प्रणाली के अनुसार सही उद्देश्य की क्या करनी है, हमें पहचान करनी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा, बोध उद्देश्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 137, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 137 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जनपद की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 138, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 138 है कि निम्नांकित में से किसने अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक की रचना करी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, कालिदास। ठीक है, अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 139, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 139 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, त्रिशूल। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 140, आइए समझते हैं कि अक्टूबर 2014 को नीलोपर नामक तीव्र जो चक्रवात है मुख्य रूप से कहां पर आया था या किस राज्य में आया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 141, आइए समझते हैं कि निम्नांकित में से कौन मुगल शासक एक प्रवीण वीणा वादक है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, 142, आइए समझते हैं। और प्रश्न नंबर 142 भी दोस्तों बहुत आसान है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर हमें क्या मिले हैं, जुताई हुए खेत के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, या कहां से इस प्रकार के अवशेष पाए गए? तो कालीबंगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 143, समझते हैं। प्रश्न नंबर 143 है दोस्तों कि गोलाश्म सतह वाले जो मरुस्थल है को कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है कि निम्न में से किस शासकों द्वारा भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए? तो कुषाणों द्वारा चलाए गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 145, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 145 है कि निम्नांकित में से कौन सा सेवा पूर्व शिक्षण तैयार कार्यक्रम में क्या करता है, प्रत्यक्ष क्या नहीं है, उपयोगी नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो डी है, सूक्ष्म शिक्षण, सही उत्तर हो जाएगा। जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 146, आइए समझते हैं। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर अपना उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 147, प्रश्न है साथियों की निम्नांकित में से किस धातु से महाश्म संस्कृति, महाश्म का मतलब दोस्तों नवपाषाण काल वाली की बात हो रही है, से संबंधित थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 148, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 148 है दोस्तों, इल्तुतमिश के समय जो चलगानी है क्या था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा कि 40 तुर्क सरदारों का दोस्तों एक क्या है, संगठन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 149। तो दोस्तों 149 को करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में निम्नलिखित दरों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करना है, हमें सही क्रम करना है, कि पूरब से पश्चिम की ओर क्या करना है, सही क्रम करना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 150 और ये आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाला है। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्वतीय क्षेत्र में उच्च परिवहन लागत के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों बी है। तो हो सकता है दोस्तों इसका डाउट है, बी भी सही उत्तर हो सकता है और डी भी सही उत्तर हो सकता है। तो हो सकता है कि बी ही इस प्रश्न का क्या हो, सही उत्तर हो। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। अगली जो हमारी क्लास रहने वाली है, वीडियो रहने वाली है वो सीडीपी के ऊपर रहने वाली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।